यूट्यूब चैनल। तो हम आज आज की वीडियो होगी कि लास्ट के 20 डेज में बिट सेट क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो माई सेल्फ अंकित चौधरी और मेरे साथ के ये कुछ बैट्समेट्स है बिट्स पिलानी के। तो हम चलते हैं क्रिस के पास और पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि लास्ट के 20 डेज में मॉक टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी के साथ देना चाहिए। राइट। मेरा नाम कृष देसाई है एंड मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ बिट्स पिलानी से। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यस डेफिनेटली मॉक टेस्ट रोज देना चाहिए। इनफैक्ट लाइक अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करना 2 मॉक टेस्ट भी दे दो, बिकॉज वो बेस्ट वे होता है रिवाइज करने के लिए पूरा सिलेबस, क्योंकि उससे ज़्यादा क्विक तरीके से आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। एंड टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना भी उतना ही जरूर, लाइक इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द एंटायर टेस्ट। तो ट्राई करो 3 घंटे टेस्ट दिया, उसके बाद 1.5 घंटा एनालिसिस के लिए आप अलग से रखो। और क्रिस ये भी पूछना चाहता मतलब हूँ कि जब बिटसेट के एक वीक पहले है उससे पहले क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि उस टाइम पे भी रोज मॉक टेस्ट लगाना चाहिए क्या करना चाहिए। लाइक मैंने पर्सनली तो दिए थे, इनफैक्ट मैं तो रोज 2 मॉक टेस्ट देता था। बिकॉज वही होता था कि रिवाइज, देखो पढ़ना जो होता है वो जनरली हो गया होता है, लाइक एटलीस्ट एडवांस तक तो हो ही गया होता है। उसके बाद लाइक उतना मन भी नहीं होता वापस वही चीज बार बार गो थ्रू करने का, तो बेटर होता है टेस्ट से रिवाइज कर लो। एंड मोस्टली लास्ट 7 डेज में जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, फॉर्मूला कीज या फिर फॉर्मूला नोटबुक्स बनाए होते हैं, वो सब रिवाइज करते जाओ। लाइक वो बेस्ट टेक्निक होता है। अगर नहीं भी बनाए तो फिर ऑनलाइन मिल जाता है, उसे रिवाइज कर लो। और मॉक टेस्ट देने का बेस्ट रिसोर्स या कुछ ऐसा भी बता सकते हो आप कि कहाँ से दिए हो आपने। देखो काफी, राइट, काफी सारे रिसोर्सेज है वैसे तो मैंने पहले एम्बाइप पे दिए थे, फिर वो खत्म हो गए। उसके बाद लाइक एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पीवाईक्यूज की, तो वहां पे मैंने थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे। एक मैथॉन गो का भी आता है टेस्ट सीरीज, तो वो काफी रेलेवेंट था। लाइक उस मेरे शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन उसी में से डायरेक्टली आ गए थे, तो वो भी आप देख सकते हो, लाइक रेफर करना है और तो मैंने यही खुद सब ने भी सोर्सेज है। जनरली उसका शेयर नहीं होता है पीवाईक्यू, तो आपको प्रिडिक्टेड वाले या फिर गेस किए हुए क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैंने खुद ने भी मैथंगो के ट्राई करे थे वो अच्छे थे सबसे बेस्ट मेरे को वही लगे तुम वो ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद में चलते हैं हम राइट। अनुराग के पास और उससे पूछते हैं कि लास्ट के ये 20 डेज में सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए या मॉक टेस्ट देना चाहिए क्योंकि अब मान लो कि मेरा एक सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग ये करें या ये करें। मैं पहले ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम मॉक दे रहे हो तो वो सेल्फ में तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है, वो एक साथ तुम्हारा रिवीजन ही चल रहा है। और जैसा कृष्ण ने बोला, हमें ये करना चाहिए कि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करें, जब हम लोग मॉक टेस्ट दें, उसके बाद हम लोगों को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अभी लोगों को पता नहीं रहता है एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज ऐसे करना है, देखो बेसिक चीज क्या है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे से गलत हुआ है ना मॉक टेस्ट में, वो आगे जाके कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट एनालाइजिंग मीन। ठीक है। अब वो कैसे करना है? मैं कैसे करता था कि मैं जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको किसी कॉपी में लिख लेता था और उसको बस देखता था अगली बार, अगले एग्जाम दे सकता था। अगर उस टाइप का क्वेश्चन वापस गलत हुआ तो उसको वापस लिख के वापस एग्जाम से पहले देख लेता था, तो इससे ये क्वेश्चन मेरा कभी आगे गलत होगा ही नहीं। तो हमें हमेशा एनालाइज करना चाहिए। और मैं क्या करता था, 2 पेपर देता था दिन का, क्योंकि मुझे पता था एडवांस तो उतना अच्छा गया नहीं है, तो बेड साइड में कुछ करना पड़ेगा। तो मैं दिन का 2 मॉक टेस्ट देता था, 9 से 12 और 3 से 6। तो बहुत टाइम रहता है, 6 घंटे के अलावा भी 20 ही दिन बचे हैं यार, इनमें हमें करना है। तो 6 घंटे का तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आई गेस 6 घंटे का एनालाइज करके भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मतलब 3-4 घंटे है, तुम नया पढ़ो तो तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें एनालाइज नहीं हो रहा तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो जो तुम्हारा बाकी है। हाँ इसके साथ में भी हूँ जैसे कि मैंने एसएसएम हुआ रोटेशन हुआ ये ऐसे टॉपिक है कुछ कुछ जो मैंने बुक से वैसे समझ ही नहीं आए फिर मैंने लास्ट में यही करा कि मॉक दिए और जो उसमें क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग ही करा था केवल। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं अग्रिम ये बता कि जैसे एलआर और इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे कि First एलआर of all, hello everyone. I am Agnieszka and I am in my sophomore year at BITS Pilani campus.
परस्यूइंग सिविल इंजीनियरिंग। तो अब जैसे एलआर और इंग्लिश की ना बच्चों को कुछ नॉलेज ज्यादा रहती नहीं है, क्योंकि मेनली 11th 12th में सबने फीस से नहीं पढ़ते हैं। एंड एलआर इंग्लिश के मैं कहूंगा डेडिकेट एटलीस्ट 2 days, मतलब 2 दिन में वैसे एलआर और इंग्लिश मिला के पूरी बैच की हो जाती है। और मेनली व्हाट सोर्स यू कैन अप्लाई फॉर इज, पहले यू कैन वॉच अ कपल ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, उस पर यू विल गेट द पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, वो सब मिल जाएगा। फिर तुम्हें जो मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे ना, वो यू हैव टू गो ऑन गूगल एंड सर्च कि क्या क्या तुम्हें वो चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आई गॉट अ पीडीएफ ऑफ अबाउट 200 क्वेश्चन आई गेस, तो वो मैंने पूरी करी थी। तो मेरा एल और इंग्लिश तो अच्छा गया था बिसाइड का। मेनली तो मैं उसमें एल इंग्लिश में ज्यादा पढ़ने का है नहीं, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आएगा, 1-2 दिन बैठे तुम बहुत सारे क्वेश्चन लगा लो, यू विल बी गुड फॉर इट। जैसे कि मैंने खुद ने भी ये करा था कि एलआर के लिए मैंने ये करे थे कि डिफरेंट रिसोर्सेज से पीवाईक्यू उठा के पीवाईक्यू कर लिए थे, और उसके बाद में बचा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने थोड़ा बहुत करा था, और मैंने इंग्लिश ऊपर वाले के भरोसे छोड़ी थी, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होगा कि अगर तुम्हें पहले से आता है अधिकतर, तो तभी तुम्हारा हो पाएगा। वहां पे जाके तुम 10 दिन में इंग्लिश पढ़ के ज्यादा कुछ ना कर पाओगे। इसके साथ कोई और कुछ ऐड हाँ करना ऑब्वियसली चाहता हो तुम्हारी तो? इसमें फिर पहले की नॉलेज भी इम्पोर्टेंट रहेगी, कि तुम पहले तुम्हारा कैसा इंग्लिश का। से कि इस टाइम पे बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि भैया हमने सिलेबस तो हो गया हमारा कंप्लीट जितना हमें करना था, अब हमें रिवीजन कैसे करना है, क्या कुछ करना है, ये बता क्रिस, इसमें के लिए क्या कर सकते हैं? राइट, देखो रिवीजन अगेन वही है कि शॉर्ट नोट्स और वो सब तो बनाए होंगे मोस्टली लाइक जेई के हिसाब से, तो सिलेबस तो सेम ही है दोनों का, तो वही शॉर्ट नोट्स को बार बार गो थ्रू करो। एंड उसके अलावा टेस्ट में आप चाहे तो प्रीवियस टेस्ट देख लो अपने, चाहे जो भी है जेई बिटसैट एडवांस के, उसमें कौन से टॉपिक में आपने वीक परफॉर्म किया था, वो टॉपिक्स को मैप आउट करो, जो स्ट्रॉन्ग थे उन्हें भी लिख लो, चाहे तो एक पेज बना लो। लाइक मैंने क्या किया था, एक A4 साइज पेपर पे स्ट्रॉन्ग, नीड, प्रैक्टिस एंड वीक, वैसे करके तीनों सेक्शन में चैप्टर्स डिवाइड किए थे। अब ट्राई करो कि जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लो, लाइक शॉर्ट नोट्स या जो भी है उससे। जो नीड प्रैक्टिस है उसमें ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करो। जो वीक है वो जनरली लाइक, अभी तो चलो टाइम है, बट अगर कोई लेट्स से ये चीज अ वीक बिफोर एग्जाम देखता है, तो उसके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा, तो फिर उसके लिए बेस्ट है कि वो अवॉइड कर ले वो वाले टॉपिक्स। और तो क्रिस बस एक वैसे जो क्वेश्चन, स्ट्रेंथ है उस पे खेलो अभी। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी है क्रिस, कि जैसे कि मान ले मैंने कुछ हद तक सिलेबस कर लिया, और 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने आज तक पढ़े ही नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो मैं उनके लिए वन शॉट के थ्रू या कुछ जाके उनके लिए थोड़ा ब्रीफली पढ़ के जाऊं, या कंप्लीटली छोड़ के जाऊं? देखो आप ब्रीफली कर लो, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा डिटेल में तो नहीं आएगा क्वेश्चन, लाइक बहुत डेप्थ में नहीं आएगा। अगर आपको सुपरफिशियली भी, अगर लेट्स से केमिस्ट्री में कोई टॉपिक्स है वो सुपरफिशियली भी आते, तो आप मैनेज कर लोगे आराम से। जैसे मेरे केस में मैंने ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स थे मेरे वीक, तो मैंने क्या किया था, उन्हें बस बेसिक बेसिक सोर्सेज से और ऑनलाइन थोड़ा बहुत देख लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि उतना डिटेल में तो नहीं आने वाला है, एंड वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है जो आप देख लोगे वीडियोज में, और वो वहाँ पे जो एमसीक्यू कराते हैं वैसे टाइप में। मैंने भी खुद ये ने सब्जेक्ट पर्सनल। पे भी डिपेंड करता है। जैसे फिजिक्स या और मैथ्स है, फिजिक्स और मैथ्स काफी इजीली हो जाएगा शॉर्ट पीरियड में भी, क्योंकि वो बस फॉर्मूले ही है। मिड सेट में फॉर्मूले से ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। इनऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक वैसे आई गेस वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिवीजन इसलिए चाहिए होता है। लेकिन ऑर्गेनिक जैसे कृष्ण ने बोला, हम लोग कवर कर सकते हैं 20 दिनों में। तो ये सब्जेक्ट ऐसे अगर आपको इसमें टॉपिक छूटा है तो आप कर सकते और एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि मान ले जैसे मैंने इनऑर्गेनिक में है ना कुछ 4-5 टॉपिक या ऐसे है जो बिल्कुल छोड़ दिए, तो अब फिर उसके लिए क्या छोड़ के जाऊं या कुछ करना चाहिए? ये कंफ्यूजन लास्ट में जाके बहुत ज्यादा आता है, जैसे पी ब्लॉक फिर वगैरह हो एंड गया के टाइम में तो पूरे पूरे टॉपिक्स हो नहीं पाएंगे, इनऑर्गेनिक को टाइम लगता है। तुम अगर एक बार भी पढ़ लोगे तो तुम्हें याद तो रहेगा नहीं पेपर में। तो बेटर ये है कि उसमें तुम बाकी मॉक्स जो मैथ फिजिक्स को अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि तुम इनऑर्गेनिक छोड़ते जा रहे हो, या केमिस्ट्री में थोड़ा ऑर्गेनिक वगैरह जो पसंद है वो करके जाओ, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अगर 4-5 चैप्टर बचे हैं, मैक्सिमम तुम 1-2 कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार याद ही करने पड़ेंगे वो भी। हाँ, मेरा भी पर्सनली ये जो मानना है। चैप्टर, जस्ट एक चीज ऐड करना है हाँ, इसमें, जो चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो उसके लिए एटलीस्ट जब वो टेस्ट में आए, लाइक वहां पे भी मोस्टली आप छोड़ ही दोगे, बट उसके बाद जब एनालाइज कर रहे हो तब एटलीस्ट उसका सोल्यूशन देख लेना, बिकॉज वो एक बार टेस्ट में है तो वो प्रोन है कि आपके एग्जाम में भी एकदम सिमिलर सा वैसा कुछ आ जाए। तो बस वो एक बार देख लेना, उसका सोल्यूशन गो थ्रू कर लो, बेसिक आइडिया जो है वो समझ लो।
मेरे साथ भी ये जैसे पर्सनली हुआ था कि जैसे मैंने इनऑर्गेनिक में कोई टॉपिक छोड़े थे और फिर मेरे डायरेक्ट वो जो मॉक टेस्ट लगाए थे ना उससे क्वेश्चन मिल गए थे वहां पे, तो फिर वो हो गए थे। तो तुम जो मॉक दो ना फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन को दोबारा एनालाइज करना जरूर। और उसके बाद में कई बच्चों का जैसे कंफ्यूजन होता है कि बिट्स, लगभग सभी बच्चों ने पहला अटेम्प्ट दे ही लिया लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने नहीं दिया हो, तो कि बिट सेट का डिफिकल्टी लेवल जेई मेंस और अदर एग्जाम से कंपेयर करे तो कैसा क्या रहेगा? सबसे अनुराग बता। ज्यादा इजी बिटसेट होता है, बिटसेट से इजी कुछ होता ही हाँ, नहीं है। मतलब जेई मेंस जो है उसमें भी तो देखेगा तो मैथ्स अच्छी लेवल की रहती है। मतलब हम लोग को उसके लिए अगर फॉर्मूले रट के गए तो उससे होगा नहीं, हमें एप्लीकेशन भी आना चाहिए। बट बिटसेट में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पूछ रहे हैं भाई, तो बिटसेट का मैथ्स भी इजी है, एलआर इंग्लिश तो वैसे ही इजी है, और फिजिक्स तो कहीं पे भी मुश्किल होती नहीं है, फिजिक्स तो हर जगह इजी है, एडवांस में होती है ऑब्वियसली। और केमिस्ट्री जो है वो तो आपके ऊपर है, आप कितना रिटेन कर सकते हो किस चीज को, तो वो तो पर पर्सन वेरी करता है। और जैसे कि बिटसेट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि अब जैसे हम जेई मेंस दे के आते हैं तो जेई मेंस में 3 और मिलते हैं जिसमें से 90 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 75 अपन को अटेम्प्ट करना होता है। उसमें से भी अपन को स्कोर 300 में से 300 नहीं करना होता है क्योंकि कम में भी तो अपन को अच्छा खासा कुछ मिल जाता है। तो ऐसे कि बिटसेट में अपन को 3 आवर मिलते हैं और वही 130 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अपन स्ट्रेटेजी वगैरह वहां पे कर सकते हैं कि पेपर वगैरह कैसे अटेम्प्ट टाइम मैनेजमेंट का तो सबसे बढ़िया तरीका वो ये है कि तुम मॉक्स दो और मॉक्स में थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। और उससे कुछ बेटर है ही नहीं, जिससे ज्यादा मॉक्स दोगे और थोड़ा टाइम का ध्यान रखो मॉक्स में, उससे ही तुम्हारा टाइम बेटर होता जाएगा, तुम्हारी क्विक थिंकिंग की पावर बढ़ती जाएगी। तुम्हें मेनली मॉक्स ही देने पड़ेंगे उसके लिए, और कुछ उसका सोल्यूशन नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट का तो। राइट। इसमें बस एक और चीज ऐड करनी है कि मॉक्स देते वक्त अभी टाइम में तो ट्राई करो कि अलग अलग वेरिएशंस लगा लो, कि पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया, फिर इंग्लिश एंड एलआर, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, नेक्स्ट उसमें कुछ और अटेम्प्ट किया, वैसे मतलब अलग अलग सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, एलआर, मैथ्स। और फिर देखो कि किस में स्कोर ज्यादा आ रहा है और कौन सा आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। उस हिसाब से फिर आप थोड़ा और प्लान करके डिसाइड कर सकते हो कि मुझे फाइनल डे पे किस हिसाब से अपना क्या स्ट्रैटेजी रखना है और क्या सीक्वेंस रखना है। और हर पार्ट के लिए पहले से मन में थोड़ा टाइम डिफाइन करके रखो कि इतना हुआ तो मैं इतना ही करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर जाऊंगा। लाइक एक ही सेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, थोड़ा पहले से डिसाइड करके रखो, बिकॉज आगे के सेक्शन के इजी क्वेश्चंस मिस ना हो जाए उससे। और ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक तुमने पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन तुमसे होना ही चाहिए। वैसे तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है, बट हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कुछ ट्रिक पार्ट है जो तुम्हें मिस हो रहा है, तो उसके लिए इतना टाइम स्पेंड मत करो। मतलब काफी फास्ट हम लोगों को बिट सेट देना रहता है, तो अगर तुम्हारा वो टॉपिक स्ट्रांग है बट फिर भी वो नहीं हो रहा है ना, तो तुम लोग उसको मार्क करके बात के लिए रख सकते हो, क्या पता तुम्हारा जो ट्रिक मिस हो रहा है वो बाद में क्लिक हो जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, अभी मुझे याद है अरे हाँ फिजिक्स में ये वाला यहाँ पे यूज होना था, तो बाद में जाके मैं उस क्वेश्चन पे वापस चला गया था। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है बाद में, तो ये मार्क पर रिव्यू ये सब वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, ये सारा जो रहता है ये तुम काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। के लगभग क्वेश्चन हो गए तो फिर वो कई लोग करते हैं कि 20 से या 10 क्वेश्चन तुक्के लगा के बाद में वो बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 10-15 क्वेश्चन तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? देखो जैसे मैंने बिट साइड के लिए 10 क्यू चैलेंज वाला करा था, और कृष्ण जैसे बताया एम वाई भी करा था। एम वाई के जो ऐसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, बोनस क्वेश्चन, वो बहुत इजी रहते थे। और 10 क्वेश्चन चैलेंज से जहां से मैं करता था उसके भी काफी इजी रहते थे। बट जब मैं एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट बिट सेट में देने गया था तो उसके 12 क्वेश्चन थे जो बोनस थे, वो मुझे थोड़े अच्छे लेवल के लगे थे। मतलब एक तो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और आई गेस मैथ्स की जगह या तो इंग्लिश था या एलआर था जो कि अच्छे लेवल का था, तो उसमें मुझे डिफिकल्टी हो रही थी। तो आई सजेस्ट कि जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो बोनस के अलावा जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें टाइम लगा देना चाहिए, बोनस के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारा सारा हो रहा है तभी तुम्हें बोनस ले जाना चाहिए। दिन के थोड़ी चीजें बता देता हूँ। लास्ट दिन के लिए थोड़ा सा पहले से प्लान आउट कर लो, जैसे पहले कहा था कि टाइम लिमिट सेट कर लो हर एक सेक्शन के लिए। एक मन में एक बार डिसाइड कर लो, वो साइड में टाइमर चल ही रहा होता है, तो जैसे ही वो टाइमर मतलब उतना टाइम अलॉटेड खत्म हो, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर लो।
ऑर्डर प्री डिफाइन कर लो किसमें अटेम्प्ट करना है फाइनली एग्जाम। एंड एक और चीज़ होती है, एक एक्चुअली ये थोड़ा सीक्रेट ट्रिक जैसा है। तो एग्जाम जस्ट चालू हो उसके पहले थोड़े से क्वेश्चंस पहले से निकाल के रखो, 5-6। और जस्ट जैसे गाड़ी में बैठने वाले हो उसके पहले वो क्वेश्चंस एटलीस्ट देख लो और उनके बारे में सोचते रहो गाड़ी में जाते वक्त। लाइक स्टार्टिंग में माइंड थोड़ा सा कोल्ड होता है, तो उसको चार्ज अप करने के लिए लाइक एग्जाम में तुरंत आपको झटका नहीं लगना चाहिए, उसके पहले ही थोड़ा सा आप अपने दिमाग को एक्टिव करो। ऐसे गाड़ी में सोचते जाओ वो वाली चीज़ों की। और मैंने एक मिस्टेक बुक बनाया था कि कभी ऑप्शन गलत गलत सेलेक्ट कर लिया, फिर कोई सिली मिस्टेक कर ली, प्लस का माइनस कर लिया, तो वो मैं एक छोटी सी डायरी में लिख लेता था कि ये क्वेश्चन था और मैंने इसमें ये मिस्टेक की। वैसे अगर एक नोटबुक नहीं बनाया तो अभी बना लो, जितने भी मिस्टेक्स होंगे वो सिर्फ गाड़ी में बैठे बैठे देखते रहना। लाइक वो पेजेस फ्लिप करते रहो तो चांसेस है कि वो मिस्टेक तो एटलीस्ट आप नहीं करोगे एग्जाम में। एंड थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लो, ये मतलब थोड़ा जैसे लोग कहते हैं कि ज्यादा हो जाएगा, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। आधा घंटा निकाल लो एंड अलग से विजुअलाइज कर लो, आप अपने आप को टेस्ट सेंटर पे जाते हुए देखो एंड अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए। और वहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज भी इमेजिन कर लो कि अगर टेस्ट सेंटर पे लाइट चली जाती है तो फिर आप क्या करोगे, या फिर लेट से कभी कभी टेस्ट देते वक्त विदाउट पंखा या वैसे दे दो, अगर टेस्ट सेंटर पे फाइनली पंखा ना चल रहा हो, तो वैसे सारे अलग अलग सिनेरियोज प्रैक्टिस कर लो। और इसमें ये भी कुछ मैटर करता है कि जैसे मान लिया अपने 4 या 5 दिन ये एग्जाम होते हैं, तो अपन को किस डे सेलेक्ट करना चाहिए, और उसमें भी मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट करना चाहिए या इवनिंग शिफ्ट? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अपना शेड्यूल के हिसाब से कुछ लोग रात को ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में ज्यादा पढ़ते हैं। तो अपने टाइम के कंफर्ट के हिसाब से चूज करो स्लॉट। और अभी तो टाइम है तो फिर लास्ट वाले ही प्रेफर करो स्लॉट, मतलब जितने ज्यादा दिन मिले पढ़ने के लिए उतना बेटर है। वैसे भी लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तो फ्री हो। बेसिकली जिस टाइम इंटरवल में तुम अपना मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो प्रेफर करो उसी टाइम इंटरवल में तुम अपना एग्जाम भी रखो। तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा रहना पता रहना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइम में मॉक देते थे, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस टाइम पे फंक्शन करेगा अच्छी तरीके से। और ये भी देखो कोशिश जैसे करनी। मैं तो, हाँ चल कंटिन्यू कर। बोल। रुक जा, जैसे मैं तो रात को लेट सोता हूँ, तो मेरे तो सारे मॉक टेस्ट इवनिंग में होते थे, तो मैंने इवनिंग शिफ्ट चूज की थी। जैसे तो आदमी पर डिपेंड करता है, अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह की ले लो, नहीं तो इवनिंग शिफ्ट ले और तुम ट्राई भी ये करो कि जिस शिफ्ट में तुम वो ले रहे हो ना एग्जाम वाले दिन, उसी टाइम पे तुम मॉक टेस्ट देने की ट्राई करो, क्योंकि फिर तुम्हारा माइंड सेट उस हिसाब से वर्क करेगा उस दिन। और कुछ कोई ऐड करना चाहे लो। इसके बिल्कुल रिलेटेड? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बस अभी लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा मोमेंटम बना लो, मतलब स्लैक ऑफ मत करो, अभी दे दो आराम से, उसके बाद तो मजे ही मजे। बस 20 दिन की बात है, किसी का 20 दिन मन लगा आईआईटी के पढ़ जस्ट लो। छूट रहा हो, तो फिर उस वो बिट साइड के लिए आराम से पढ़ो भाई। आईआईटी छूट रहा है, बिट साइड तो ले लो भाई। और उसके बाद में ये एक क्वेश्चन है कि मान लो किसी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 के लगभग नंबर बन रहे हैं या वो भी नहीं बन रहे, तो उसके लिए वो उसको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट वो 250 या कुछ तो उसको बिट्स पिलानी में आके मिले? मैं बताता हूँ कि जैसे कि तुम्हारे 150 के लगभग भी नंबर नहीं बन रहे, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। अगर अब 150 फाइनल एग्जाम में तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने, तो तुम्हारे मॉक में भी मतलब तुम डिमोटिवेट होगे कि 200 बन रहे हैं या कम मार्क्स आ रहे हैं। तो तुम्हें पहले बात तो डिमोटिवेट नहीं होना है, कि मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद में उसको एनालाइज करना है, चाहे तुम्हें कुछ आए ना आए, देना है और एनालाइज करना है। वो क्वेश्चन जो तुम मॉक में दोगे ना, तुम्हें वहां जाके कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। और अगर तुम्हारे देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आए, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेबस भी बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है। तो तुम कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके उतना उस सिलेबस को भी कवर करो। ज्यादा चाहे डीपली जाओ या ना जाओ, लेकिन ब्रीफली तो उसको करके जाओ कि तुम्हें डायरेक्ट वहां क्वेश्चन मिले, तो वो तो कर सकते हो। और कुछ ऐड करना चाहो तो कर दो। भाई पॉसिबल है मार्क्स बढ़ाने। सत 70-80 मार्क्स आराम से बढ़ जाते हैं। अनुराग तेरे कितने बढ़े थे? मेरे तो 70 पड़े थे भाई। हाँ, तो 70-80 मार्क्स आराम से बढ़ जाते हैं भाई लोगों और के। भाई मेरे पर्सनली अभी वन तो ट्वेंटी बड़ी बात मार्क्स नहीं बढ़े है। थे। भाई 120। देख लो भाई। हाँ मेरा फैक्ट भाई फैक्ट बहुत बेकार गया था। तो अच्छा। मतलब अभी भी मतलब 20 हाँ, डेज है, तुम कर मेरा सकते तो हो। अपना दोनों शिफ्ट में पर्सनल बेस्ट ही गया था।
मतलब मैं ज्यादा कर नहीं पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत खराब थी जेई मेंस की, तब मैं कर रहा था। और उसके बाद मैंने रोज दिन का 2 मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट को ऐसा मत समझना कि अभी भी तुम्हारा प्रिपरेशन बाकी है, अभी 20 दिन बचा है, अभी जो तुम्हारा प्रिपरेशन है उसमें ज्यादा ऐड ऑन नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए तुम जिसमें ज्यादा ऐड कर सकते हो वो है तुम्हारी स्पीड पे। तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी अंडररेट मत करना। और इस पे अगर बस एक चीज ऐड ऑन करनी है हाँ कि कर मार्क्स लाइक ज्यादा सोचना मत, मार्क्स जो भी आ रहे हैं उसके बारे में। ये बीच में मेरे साथ होता था कि अगर कम मार्क्स आते तो ऐसे मन नहीं होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट देने के पहले, बट देते रहो टेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली वही हेल्प करेगा। तो अभी आप मार्क्स दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अभी सिंपली अपनी प्रैक्टिस के लिए और रिविजन के लिए टेस्ट दे रहे हो। तो उस माइंडसेट से दो टेस्ट। और अभी 20 डेज है, अगर 20 डेज में तुम मॉक वगैरह ढंग से लगाए ना तो 80 to 100 मार्क्स बढ़ जाते हैं लोगों के। मेरे खुद के पर्सनली बढ़े थे, तो अभी भी कर सकते हो तुम कुछ। और एलआर को और इंग्लिश को इग्नोर मत करना। इंग्लिश को तो मानते हैं, फिर भी अगर तुम्हें जो आता है वो कर लेना और थोड़ा बहुत करके जाना, लेकिन कर लेना, लेकिन एलआर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 20 क्वेश्चन आते हैं और वो सिंपल भी आते हैं, हो जाते हैं लगभग। क्यों? और एग्जाम में गिव योर बेस्ट। और अगर तुम्हें किसी भी रिलेटेड और कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें ब्रांच प्रेफरेंस की भी कुछ चाहिए कि हमें कौन सी भैया ब्रांच प्रेफरेंस वगैरह भरनी है, तो तुम कमेंट कर देना, हम ब्रांच प्रेफरेंस की भी वीडियो लेके आएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।